हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरालिसिस के बारे में। पैरालिसिस बीमारी है क्या, किस तरीके से हम मैनेज करते हुए इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं और दोबारा से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। बहुत से मिथ हैं लोगों के माइंड के अंदर कि अगर किसी को लकवा हो गया तो पेशेंट कभी ठीक नहीं हो पाता, ये बीमारी लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। इन्हीं सब मिथ्स को क्लियर करने के लिए मैं लेकर आई हूँ ये वीडियो, जो आपको मदद करेगी पैरालिसिस को अच्छे तरीके से समझने में, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर और कैसे हम इस बीमारी से बहुत चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिकवर कर सकते हैं और दोबारा इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, अपने पूरे काम करने लायक बन सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पैरालिसिस एक्चुअल में पहले बीमारी होती क्या है। पैरालिसिस एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ब्रेन का डिसऑर्डर है, जिसके अंदर ब्रेन में या तो क्लॉट फॉर्मेशन देखने को मिलता है या फिर हेमरेज हो जाता है, या तो खून का थक्का जमता है ब्रेन के अंदर या फिर ब्रेन के अंदर कोई नस फट जाती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, या तो किसी इंजरी की वजह से, सिर पे चोट लगी, आप कहीं से गिर गए, हेड इंजरी हो गया, इस कारण से भी स्ट्रोक के आगे चांसेस होते हैं। पोस्ट सर्जरी पेशेंट में कई बार स्ट्रोक देखने को मिल जाता है। साथ के साथ जो पेशेंट ऑलरेडी सफ़र कर रहे होते हैं हाई ब्लड प्रेशर से, हाई शुगर वैल्यू से या हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ ऑलरेडी हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं स्ट्रोक होने के। इसलिए अगर आप हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ हैं तो आपको अभी से अपना ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आगे चलकर इन कॉम्प्लिकेशंस तक हम ना पहुँचे और स्ट्रोक से बचे रहें, पैरालिसिस जैसी बीमारी तक ना पहुँचे। हम अगर इनिशियली ही स्टेप पे सतर्क हो जाते हैं, शुरुआत में ही अपनी चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम इस बीमारी के शिकार नहीं बनते हैं। इसलिए जो भी पेशेंट्स हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं या डायबिटिक हैं, उनको अपना खास ध्यान रखना है। अपनी मेडिसिन टाइम पे लीजिए, अपनी शुगर बीपी की मॉनिटरिंग ज़रूर कीजिए, अपनी डाइट से, अपने लाइफस्टाइल से चीज़ों को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से भी चेंजेस लाते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, योगा स्टार्ट करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उससे क्या देखने को मिलता है, पेशेंट मेंटली बहुत स्ट्रांग होता चला जाता है और उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ जनरेट होने लगती है। तो अगर पेशेंट की बॉडी में स्ट्रेंथ है, पेशेंट मेंटली स्टेबल है, तो वो किसी भी बीमारी से लड़ सकता है। और अगर प्रिवेंशन के तौर पे हम इन चीज़ों को फॉलो कर ही रहे हैं तो हम इन बीमारियों से वैसे ही बचे हुए रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर चांसेस नहीं होते ऐसी बीमारी होने के। तो आज से ही आपको अपना खास ध्यान रखना है, अपने डाइट का ध्यान रखना है, अपनी एक्सरसाइज का रेजिमेंट बनाना है कि डेली रूटीन में अपनी भागा दौड़ी के लाइफ के अंदर थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि अपने लिए निकाला गया वो थोड़ा सा टाइम बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देता है आगे चलकर। क्योंकि आप हेल्दी अगर रहोगे तभी सब कुछ आपको अच्छा लगेगा। तो हमें अगर इन बीमारियों से बच के रहना है, स्पेशली पैरालिसिस, तो हमें कुछ प्रिकॉशंस को शुरू से ही फॉलो करना ज़रूरी है। अब उसके अंदर आपको क्या करना है, बीपी शुगर के अगर आप मरीज़ हो तो अपनी मेडिसिन टाइम से लेंगे। मेडिसिन से मैनेज नहीं हो रहा है तो साथ के साथ अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ दवाइयों से चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। डाइट का मेजर इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी बीमारी को रिजॉल्व करने में और किसी भी बीमारी को आपके शरीर में बनने के लक्षण देने में, क्योंकि डाइट से हम बहुत सारी चीज़ें अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा ऐसी पुट ऑन करते हैं जिसको बॉडी को मेटाबोलाइज करना पड़ता है। अब जितनी कैलोरीज आप खा रहे हो उसको बर्न आउट करना ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करना, योगा करना, प्राणायाम करना, अपनी डेली लाइफस्टाइल में ऐड उसको करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हर किसी का शेड्यूल बहुत ही स्ट्रेसफुल है, लाइफ हर किसी की स्ट्रेसफुल है आजकल, क्योंकि भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा है। पेशेंट को मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, हर किसी की डेस्क जॉब होती है, तो वैसे ही हमारा फिजिकल वर्क नहीं होता। तो 45 मिनट्स की नॉर्मल वॉक या ब्रिस्क वॉक आप डेली कर सकते हो। अनुलोम विलोम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सिंपल एरोबिक एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस अपने डेली रेजिमेन में ऐड ऑन कर सकते हो। जो लोग हेल्दी हैं उन्हें भी करनी चाहिए। और अगर कोई ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं पैरालिसिस जैसी बीमारी से, ऑलरेडी मरीज़ हैं, तो उनको तो ब्रेन की ट्रेनिंग के लिए और दोबारा से मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ लाने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
अब हम बात कर रहे थे पैरालिसिस की। पैरालिसिस जो एक ऐसा ब्रेन का डिसऑर्डर है जो आपको बिल्कुल लाचार बना देता है, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को छीन लेता है, आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ नहीं बचती है क्योंकि ब्रेन से कमांड नहीं आ रही है। ब्रेन आपका हाथ पैर की मूवमेंट को करने के लिए या आपकी बोलने के लिए, आपकी नॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए अब रिस्पॉन्ड अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है क्योंकि ब्रेन ने सफ़र किया है या तो क्लॉट से या हेमरेज से। अब ब्रेन का अगर कुछ हिस्सा डेड हो चुका है, वो परमानेंटली डेड हो जाता है, वो ज़िंदा नहीं हो सकता क्योंकि न्यूरॉन्स के पास कभी भी कैपेबिलिटी नहीं होती रीजनरेशन की। न्यूरॉन एक बार मर गया, ब्रेन का सेल डेड हो गया तो ज़िंदा नहीं हो सकता। लेकिन जिन भी लोगों को पैरालिसिस हो चुका है या जो पेशेंट पैरालिसिस से सफ़र अभी भी कर रहे हैं, उनको ये बात बहुत ही क्लियर करने की ज़रूरत है कि बाकी जो आपका हेल्दी ब्रेन है वो हमेशा रेडी रहता है सीखने के लिए, बस उसको मौका देना पड़ता है सिखाने का। वही मौका दोबारा देने के लिए जब भी पेशेंट श्रेयास के अंदर आता है, हमारी टीम पूरा हिस्ट्री टेकिंग करती है, पूरा डायग्नोसिस बनाती है कि एक्चुअली जो पेशेंट था उसे पैरालिसिस हुआ कैसे, सडन ऑनसेट था, किसी चोट लगने के बाद हुआ, या कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं खाई थी जिसके बाद पेशेंट को कुछ ऐसी तकलीफ़ हो गई। तो पूरी हिस्ट्री लेने के बाद जब हम डायग्नोसिस बनाते हैं कि स्ट्रोक का रीज़न क्या रहा, हेमरेज था या फिर क्लॉट फॉर्मेशन था, जब एक बार हम डायग्नोसिस बना देते हैं तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं। पेशेंट को इनिशियली 1 मंथ का ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसके अंदर उसको डाइट समझाई जाती है, उसका एक डेली एक्सरसाइज का रेजिमेंट समझाया जाता है और साथ के साथ कुछ ऐसे नर्वाइन टॉनिक्स दिए जाते हैं जो मदद करते हैं ब्रेन को दोबारा से सिखाने में। अब इनिशियली जब भी किसी को पैरालिसिस होता है, ब्रेन के अंदर कैपेबिलिटी होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी की। आपके जो न्यूरॉन्स हैं बाकी जो ठीक हैं वो अपने आप में बीच में कनेक्शंस बनाना स्टार्ट करते हैं ताकि जो हिस्सा डेड हो चुका है उसकी फंक्शनिंग अब वो संभालना स्टार्ट करें। जब वो ऐसी कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ समय बॉडी सपोर्ट करती है उन्हें और खुद से ये चल रहा होता है। उस टाइम पे अगर आप कोई भी मेडिसिन नहीं खाते हो, आपके अंदर रिकवरी दिख रही होती है। एक टाइम लेकिन ऐसा आता है जब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी स्लो डाउन हो जाती है और रुक जाती है, कभी कभार बंद भी हो जाती है। उसको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए, एक सपोर्ट देने के लिए एक पुश की ज़रूरत होती है। तो जितने भी नर्वाइन टॉनिक्स हैं, जितनी भी हर्ब्स होती हैं, उनके पास कैपेबिलिटी होती है ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी दोबारा से स्विच ऑन करने की। वही मदद श्रेयास के ट्रीटमेंट के अंदर हम पेशेंट को करते हैं, जिसकी मदद से पेशेंट इंडिपेंडेंट होता चला जाता है। अब ब्रेन के अंदर डैमेज कितना है, पेशेंट कितने टाइम से सफ़र कर रहा है इस बीमारी से, वो डिसाइड करता है कि रेट ऑफ रिकवरी पेशेंट का कैसा रहेगा। क्योंकि सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, मैं कब तक ठीक हो जाऊँगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम पेशेंट को समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हर एक पेशेंट अपने आप में अलग होता है। आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, क्योंकि हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग है, हर किसी के बॉडी का रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग है। तो जो भी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जब पेशेंट का नर्वाइन टॉनिक स्टार्ट करते हैं, पेशेंट मेडिसिन खाना स्टार्ट करता है, रेजिमेंट को फॉलो करना स्टार्ट करता है, अगर वो गाइडलाइंस अच्छे तरीके से फॉलो करता है एज़ पर हमारी इंस्ट्रक्शन के, तो पेशेंट के अंदर 1 मंथ के अंदर रिकवरी होना स्टार्ट हो जाता है। अब पेशेंट की जो स्पीड ऑफ रिकवरी होती है 1 मंथ के अंदर, उस अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाते हैं कि फर्दर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसा रहेगा। पेशेंट को पेशेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बीमारी छोटी बीमारी नहीं है। कोई सर्दी खांसी ज़ुकाम नहीं है जो 2 दिन के इलाज से ठीक हो जाएगा। कई साल लगे हैं आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आने में, और जब अचानक से आपको ये बीमारी हुई तो ब्रेन का काफ़ी हिस्सा सफ़र करता है डैमेज से। अब जब ब्रेन का हिस्सा सफ़र करता है डैमेज से, तो वो एक रिस्पॉन्स तैयार करता है। किस फॉर्म में? आपके हाथ पैर की मूवमेंट के लॉस के फॉर्म में। अब वो डिपेंड करता है कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा डैमेज है, कितना डैमेज है, उसके अकॉर्डिंग ब्रेन का जो रिस्पॉन्स है बॉडी के ऊपर वो देखने को मिलता है। अब पैरालिसिस कई तरीके का होता है, हेमीप्लेजिया भी होता है, पैराप्लेजिया भी होता है, क्वाड्रिप्लेजिया भी होता है, मोनोप्लेजिया भी होता है। मोनोप्लेजिया का मतलब होता है कि आपकी एक लिम्ब, चाहे अपर बॉडी है लोअर बॉडी है, वो अफेक्टेड है।
अब हेमिप्लेजिया जो होता है, एक पूरी साइड, हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्टेड है, उसकी मूवमेंट में लॉस है। क्वाड्रिप्लेजिया होता है गर्दन से नीचे आपका जो पूरा बॉडी पार्ट है, लिम्स हैं, आपकी कमर से नीचे का हिस्सा है, वो फंक्शन नहीं कर रहा है। पैराप्लेजिया उन केसेस के अंदर देखने को मिलता है जहाँ स्पाइनल इंजरीज होती हैं, कोई चोट लगी कमर पे, कोई ट्यूमर था, उसकी सर्जरी हुई, उसके बाद कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न हो गया, वहाँ की मूवमेंट नहीं है, लेटरिन पेशाब का महसूस नहीं होता है, उसे हम पैराप्लेजिया कहते हैं। तो पेशेंट्स के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है कि कितना % नुकसान है ब्रेन के अंदर, कौन सा टाइप ऑफ डैमेज है, क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से है, हेमरेज की वजह से है, तो वो देखा जाता है इनिशियली। वो देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किस तरीके से रखना है। अगर पेशेंट ऑलरेडी सफ़र कर रहा है हाई ब्लड प्रेशर से, डायबिटिक भी है, साथ के साथ कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ भी है, तो उन पेशेंट्स के अंदर कुछ बेसिक एलोपैथिक मेडिसिन जो उनकी चल रही होती है उनको कंटिन्यू करवाया जाता है, क्योंकि एक बार जब किसी को स्ट्रोक हो जाता है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं रिअकरेंस के, बार बार होने के। तो जितनी भी आपकी दवाइयाँ एलोपैथिक मेडिसिन आप पर्चा उठाओगे अपना अगर देखोगे, उसमें कोई भी रिकवरी की दवाई नहीं होती है आपकी, कोई भी ऐसी रिकवरी की मेडिसिन नहीं होती है जो ब्रेन पे काम करती है। लेकिन हाँ, आपकी बीपी शुगर की मेडिसिन, खून पतला करने की दवाइयाँ या कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ आपके पर्चे में देखने को मिल जाती है। इन मेडिसिन की हेल्प से हम आगे दोबारा से स्ट्रोक ना हो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन रिकवरी के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब ब्रेन के अंदर रिकवरी लाने के लिए हमें क्या करना है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे थोड़ा फोकस करना होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत ही सिंपल थेरेपी है जो आप खुद भी कर सकते हो। उसके अंदर आपको क्या करना है, जो काम आप ऑलरेडी करते थे ब्रेन को दोबारा रिमाइंड करवाते हुए दोबारा से वो सिखाना है। अगर मान लीजिए आप गार्डनर थे, माली थे, गार्डनिंग का काम करते थे, तो वही एक्टिविटीज़ दोबारा से स्टार्ट कीजिए। अगर आप डेस्क जॉब करते थे, कुछ चीज़ों को याद रखना आपका काम था, कीबोर्ड पे आपको काम करना पड़ता है, आपको सिस्टम पे वर्क करना पड़ता है, तो जैसे जैसे आपके मूवमेंट हाथ की वापस आनी स्टार्ट होती है, वैसे हम ये सारी एक्टिविटीज़ दोबारा करवाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेन की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई टीचिंग प्रोफेशन में था और वो बच्चों को पढ़ाता है या किसी को भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो हम उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं कि आप बोल के दोबारा से क्लासेस लेना स्टार्ट करो। ब्रेन को हमें दोबारा उस रूटीन में, उस रेजिमेंट में लाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पेशेंट के साथ क्या देखने को मिलता है, जब भी पेशेंट आता है पेशेंट बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है अपनी कंडीशन को लेकर। वो शर्माता है कि सामने वाला क्या बोलेगा, वो कुछ भी बात करने में घबराता है क्योंकि उसे लगता है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन अब अच्छी नहीं है। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आपके साथ है, आपने बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, उस चीज़ से बाहर निकलना है, अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं होने देना है, निरंतर लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि अगर हमें ब्रेन को दोबारा से सिखाना है तो उसको रेपिटेशन की मदद से हम सिखा सकते हैं। यही ब्रेन की खासियत है और इसी तरीके से ब्रेन ट्रेन हो जाता है, क्योंकि जो हिस्सा डेड हो चुका है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जो हेल्दी ब्रेन है उसकी सपोर्ट से हम अपनी बॉडी में रिकवरी वापस ला सकते हैं, दोबारा इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। इसके लिए बस हमें क्या ध्यान रखना है, जो गाइडलाइंस हम आपको देते हैं उसको पूरा फॉलो करना है और बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है। मैं मानती हूँ ये बीमारी ऐसी है कि बिल्कुल आपको तोड़ देती है अंदर से, क्योंकि इंडिपेंडेंट हम कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। अगर हमें पानी का ग्लास भी चाहिए या वॉशरूम तक भी जाना है तो हम किसी ना किसी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। जो इंसान इंडिपेंडेंटली सब कुछ अपनी लाइफ में संभालता था, अचानक ऑल ऑफ अ सडन जब उसके साथ ऐसी बीमारी हो जाती है, जब वो स्ट्रोक का शिकार बन जाता है, तो पहले तो एक्सेप्ट करना ही बहुत मुश्किल होता है। बट एक बार हम एक्सेप्टेंस लाते हैं कि हाँ अब ये बीमारी हो गई है और हमें कैसे रिकवर करना है, अगर हम ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर रखते हैं तो बहुत से पेशेंट्स पैरालिसिस जैसी बीमारी से रिकवर कर भी रहे हैं। आपने देखा भी होगा, हमारे बहुत से पेशेंट की वीडियोस भी देखी होगी। जब वो ठीक हो सकते हैं तो उनमें से आप भी हो सकते हो। बस आपको होप नहीं छोड़नी है, चाहे आपका पैरालिसिस पुराना क्यों ना हो या रिसेंटली अभी ही क्यों ना हुआ हो, दोनों के अंदर चांसेस होते हैं रिकवरी के, क्योंकि ब्रेन को हमें दोबारा से ट्रेन करना है। उसका मौका अगर हम ब्रेन को देते हैं तो ब्रेन दोबारा सीखने लगता है।
अगर किसी का पैरालिसिस बहुत पुराना हो चुका है, उसके अंदर कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जब भी किसी को पैरालिसिस इनिशियली होता है, तब से ही उसे अपनी मांसपेशियों की फंक्शनिंग पे थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि लंबे टाइम तक मांसपेशियों के अंदर अगर मूवमेंट नहीं हो रही है, हम जॉइंट मूव नहीं कर रहे हैं, मसल्स मूव नहीं हो रही हैं, तो उन मसल्स के अंदर स्टिफनेस, ऐंठन होना या मसल्स का सूख जाना वो देखने को मिल जाता है। इसलिए आपने प्रोटीन एनरिच डाइट लेना है। दालें, दूध अच्छे से आप खाने के अंदर लोगे। नॉन वेजिटेरियंस जो भी हैं, अंडे का सफ़ेद हिस्सा, फ़िश ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाती हैं और आपकी बॉडी को एनर्जी पूरी देती हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अपनी डाइट अच्छी रखनी है। कैल्शियम इनरिच डाइट होनी चाहिए आपकी, विटामिन डी भरपूर होना चाहिए। वेजिटेरियंस जो भी हैं वो मशरूम खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, मलाई हटा के अपना रेगुलरली मिल्क ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, अपनी डाइट अच्छी रखते हैं, अपने बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज रखते हैं, तो हम दोबारा से इस बीमारी के अंदर नहीं फंसते हैं। क्योंकि एक बार स्ट्रोक होने के बाद बॉडी की टेंडेंसी होती है कि बार बार लोगों में स्ट्रोक देखने को मिल जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हो बीपी शुगर की, उनको कंटिन्यू करना ज़रूरी होता है। साथ के साथ बीपी शुगर की मॉनिटरिंग करना ज़रूरी होता है। अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाइए, टेस्ट करवाइए, हमें अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना है। और जो पेशेंट्स ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं इस बीमारी से, उनके लिए मेरी एक ख़ास एडवाइस है, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़नी है, क्योंकि आपके साथ पूरी श्रेयस की टीम खड़ी है। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। बस आपको छोटा सा काम करना है, अपनी एक प्रेजेंट कंडीशन की वीडियो, और अगर आपके पास कोई MRI CT स्कैन की प्रीवियस रिपोर्ट है, वो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप कीजिए, और हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स आपकी पूरी मदद करेगी दोबारा से आपको इंडिपेंडेंट बनाने में, आपको अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आने में। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं लेकर आऊँगी बहुत सी ऐसी टिप्स जो मदद करेगी आपको इस बीमारी से जल्दी रिकवर करवाने में। तब तक के लिए आप चीज़ों को फॉलो करते रहिए, अपनी बीमारी को समझिए, उस पर काम करते रहिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट हो सकें। और अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर। आप चाहें तो दिए गए WhatsApp नंबर पर अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और पा सकते हैं फ्री कंसल्टेशन सीधे हमारे एक्सपर्ट से।